तो हेलो एंड वेलकम माय डियर चैंपियंस। आज स्टार्ट करने वाले एक स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है बेटिकट मुजरिम से अरबपति का सफर। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है देवरिया जिले के एक छोटे से गांव सुहागपुर से। सुहागपुर एक बहुत ही छोटा सा गांव है और बहुत ही गरीब गांव है। यहाँ आसपास के 14 गांव हैं। 14 गांवों का राजपाट सब एक ठाकुर साहब चला रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी में स्टार्टिंग होती है एक कैरेक्टर से जो कि अपने हवेली में राज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो ठाकुर हैं उस पूरे गांव के और आसपास के 14 गांवों का राज उनके हाथों में है। यानी कि ये स्टोरी ठाकुर साहब के ऊपर है। सबसे पहले तो यहाँ पे ठाकुर साहब का कैरेक्टर आता है, हमें बाद में पता चलेगा इसमें लीडिंग कैरेक्टर कौन है। लेकिन इस स्टोरी में सबसे पहले मैं हवेली की तरफ रुख करता हूं। हवेली में सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो रहा है। उस हवेली में राज करते हैं ठाकुर साहब और जो ठाकुर साहब है उनके एक बेटा है जिसका नाम बबुआ है। वो प्यार से उसको बबुआ कहते थे, उसका असलियत का नाम तो वैसे तो चंद्रशेखर है। और उनकी एक बेटी भी है। उनकी बेटी का नाम कविता है। उसको घर में सभी लोग बबुनी कहकर बुलाया करते थे। ठाकुर साहब की एक बहुत ही बड़ी सी हवेली है, उसमें बहुत सारे नौकर चाकर काम कर रहे हैं। ठीक है, जो नौकर चाकर हैं वो बहुत ही नीची कास्ट के हैं। उन्हें तो यहां तक की इजाजत नहीं है कि वो ठाकुर साहब के पैर को भी छू सके। उन्हें अगर आशीर्वाद लेना है तो दूर रखी हुई ठाकुर साहब का चप्पल या फिर जो सैंडल वगैरह जूता वगैरह होता है वो रखा हुआ, उसको स्पर्श करके यानी कि छू कर वो आशीर्वाद ले सकते हैं। यानी कि छुआछूत यहाँ पे बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। और इसमें यह भी है कि ठाकुर साहब को गलती से कोई टच ना कर करे, नहीं तो उसे बहुत ही ज्यादा बड़ी सजा दी जाती थी। और ठाकुर साहब एज अ बहुत ही हुकूमत जैसा हुकूमत कर रहे हैं पूरे गांव में। 14 गांव में हुकूमत कर रहे हैं और वो उनके घर में जितने भी नौकर चाकर काम कर रहे हैं उनको कोई भी सैलरी या फिर कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। उन्हें केवल खाना पानी रहने तक का जुगाड़ कर दिया जाता है कि वो अपना किसी तरीके से घर चलाएं। यानी उन्होंने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा, ना कभी उन्होंने पैसा देखा। उनके जितने घर के नौकर चाकर हैं वो लोग, उनको एक नौकर एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता था। उन्हीं के घर में एक नौकर काम किया करता था। उनकी वाइफ भी, नौकर की वाइफ भी वहां पे काम करती थी। नौकर गाय गाय वाय जो पाली जाती है उस समय, मतलब ठाकुरों के घर में जो गाय वगैरह पाली गई है, भैंस वगैरह है, वहां पर वो काम करते थे। यानी कि गौशाला में वो काम करते थे। जो नौकर था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उस नौकर की कहानी थोड़ी सी स्टार्ट कर रहे हैं। उस नौकर से कहानी स्टार्ट हो रही है ना। वो जो नौकर है उसकी वाइफ भी वहां काम करती है और उसके साथ ही वो वहां पे उसकी वाइफ जैसे कि घर में खाना बनाना हो गया, मतलब जो लेडीज वाला काम होता है, लेडीज नौकर वाला काम होता है, उसकी वाइफ करती है। और जो जेंट्स नौकर वाला काम है, जैसे कि वहां पे जो गौ पालन मतलब हुआ है, ठाकुर जी ने गौ गाय वगैरह पाली है, वहां पे वो गाय की साफ सफाई और दूध निकालना हो गया, गोबर फेंकना हो गया गाय का, है ना, वहां पे साफ सफाई और हवेली की साफ सफाई करना, ये उनके जो एक नौकर था वो किया करता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम गोदना था। गोदना ठाकुर साहब का जो बेटा बबुआ था उसके क्लास में पढ़ा करता था। बबुआ 6th क्लास में पढ़ रहा था और उसी के साथ में ही गोदना भी पढ़ाई किया करता था। गोदना और बबुआ सेम क्लास में थे, लेकिन वो ठाकुर का बेटा था और ये एक नौकर का बेटा था। पूरे 14 के 14 गांवों में केवल एक ही स्कूल था, इसीलिए मजबूरन उसी स्कूल में ठाकुर के भी बच्चे को पढ़ना पड़ता था और उसी स्कूल में गोदना को भी पढ़ना पड़ता था। यानी कि जो नौकर का बेटा था उसको भी पढ़ना पड़ता था। ठीक है, तो बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो जो गोदना था, और आप लोग बहुत अच्छे से यहां तक समझ लीजिए कि जो बबुआ है वो
ठाकुर साहब का इकलौता बेटा है और वो बहुत अमीर घराने से बिलोंग करता है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और जो गोदना है वो एक नौकर का बेटा है, जो कि ऐसा नौकर जो कभी पैसा भी नहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा स्टोरी में कि जो हमारा गोदना है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और हमारा बबुआ है वो बहुत ही अमीर है। ठीक है, गोदना क्लास में पीछे बैठता था और बबुआ क्लास में आगे बैठता था। बबुआ ऊंची कास्ट का था और ठाकुर साहब का बेटा था, इसी वजह से वो आगे बैठता था। और मतलब स्कूल में वही छुआछूत वाली बीमारी थी। ठीक है, तो ये स्टोरी आगे स्टार्ट होती है। जो हमारा गोदना है उसको पीछे बैठने में बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो वहां पीछे बैठता था, वहां अपने पीछे बैठने को भी उसने मतलब अपना अच्छाई समझकर पीछे बैठता था कि पीछे बैठेगा तो दीवार में टेक लेकर बैठेगा, फर्श। और सभी लोग बोरा वगैरह लेकर आते थे बैठने के लिए, गोदना बोरा भी नहीं लेकर आता था बैठने के लिए और फर्श पे ही बैठता था, क्योंकि वो इतना गरीब था कि उसको मतलब उसके पास बोरा भी नहीं था कि वो बोरे पर बैठकर आराम से पढ़ सके। गोदना बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन उसने अपनी गरीबी को कभी भी अपनी मजबूरी नहीं समझी। उसने अपनी गरीबी को कभी भी मजबूरी नहीं समझी और वो पीछे दीवार में टेक लगाकर और फर्श पे वैसे ही बैठकर उसमें भी इंजॉय करता था और अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता था। एक सुबह होती है जब गोदना घर से निकलता है और घर से जब निकलता है उसके पहले ही उसके मम्मी और पापा वहां हवेली पहुंच गए रहते हैं। वहां पे वो काम वगैरह करना शुरू कर दिए रहते हैं। ये सुबह उठता है और ये हवेली की तरफ बढ़ता है। रास्ते में ये सोचते हुए जाता रहता है कि आज देखते हैं मम्मी मेरे लिए क्या बनाई है और मैं क्या लेकर जाऊंगा स्कूल। ठीक है, पहुंचते पहुंचते वो हवेली के पास पहुंचता है। चलते 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 हवेली नजर आने लगती है। हवेली में काफी चहल पहल आज दिख रही है। गोदना देख रहा है कि बहुत ज्यादा चहल पहल है आज, सारे यहाँ पे थोड़ी हवेली की तरफ देखता है तो हवेली दिखाई देती है कि हवेली बहुत अच्छे से सजाई गई है। ये सारा गोदना पहली बार देख रहा है कि हवेली बहुत अच्छे से सजाई गई है और हवेली में एक बड़ा सा गेट था। वो गेट इसलिए था क्योंकि पहले जो है हवेली में एक हाथी रहती थी। हाथी के लिए वो बड़ा सा गेट बनाया गया था और जो इंसान थे उन लोग के आने जाने के लिए, ठाकुर साहब या जो मतलब जो भी लोग आते जाते थे उन लोगों के आने जाने के लिए छोटा सा गेट भी था, लेकिन जो बड़ा सा गेट था उसको भी अच्छे से सजाया गया था और पूरी हवेली एकदम अच्छे से सजा दी गई थी। अब ये गोदना सोचता है कि हवेली सजाई क्यों गई है। गोदना के मन में ये सारे बहुत सारे सवाल रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बार वो देख रहा है। और ये भी था कि गोदना ने ठाकुर साहब से बड़ा आज तक किसी को नहीं देखा था। मतलब अगर सबसे बड़ा कोई था उसकी लाइफ में तो ठाकुर साहब थे। और उसने ये देखा था कि जो ठाकुर साहब थे वो किसी के सामने नहीं झुकते हैं, यानी कि सबसे दुनिया में सबसे बड़े ठाकुर साहब है, उनसे बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। ये गोदने की सोच थी, गोदना ये सोचता था। और गोदना इसलिए भी सोचता था क्योंकि उसके माता पिता जो थे वो भी बहुत ज्यादा मतलब मान सम्मान देते थे ठाकुर साहब को, ठाकुर साहब को भगवान के रूप में मानते थे। अब जैसे माता पिता मानेंगे वैसे ही तो बेटा मानेगा। ठीक है, माता पिता जब उसको भगवान समझते हैं, ठाकुर साहब को भगवान समझते हैं, तो गोदना भी समझता था भगवान, है ना। लेकिन और ये भी था ठाकुर साहब ने आज तक किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। ये भी एक सोच थी कि उनको लोग सबसे बड़ा समझते थे। ये ना एक बार चुपके से मंदिर के दीवार पर पीछे उछलकर मतलब चढ़कर देखता है कि ये एक समय की बात है, पहले के समय की बात है। चढ़कर देखता है दीवार पर और वो देखता है कि ये ठाकुर साहब राम भगवान के सामने सिर झुका रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। ये पहली बार था जब गोदना ठाकुर साहब को किसी के सामने झुकता हुआ देखा था। ये पहला टाइम था। ठीक है, ये देखकर गोदना को बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि भगवान भी कोई चीज है, ठाकुर साहब से बड़े हैं। यानी अब गोदना को ये लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा या तो भगवान है या फिर सेकंड नंबर पर कौन है, ठाकुर साहब है। ये सोच थी गोदना की। तो गोदना
ये सब सोचता था, ये सब की बातें थोड़ी साइड में करके अब गोदना क्या सोच रहा है कि हवेली क्यों सजी हुई है, बहुत ही ज्यादा क्यों सजाया गया है, बहुत अच्छे से हर चीज, गेट सजाया गया है, बहुत अच्छे से सब डेकोरेशन हुआ है, बहुत ही साफ सफाई हुई है। ये सब सोचता सोचता अपने पापा के पास पहुंचता है जहां पे वो गाय को नहला रहे थे। पहुंचता है गोदना, पापा ये सब क्यों इतना सजाया गया है, पापा क्यों सजाया गया है, ये सब इतना, मतलब हवेली को इतना ज्यादा सजा दिया गया है क्यों, ये सब कोई कोई आ रहा है क्या पापा? नहीं गोदना, कोई नहीं आ रहा है, तुम अपना काम करो, ठीक है। ऐसा गोदना के पापा उसको बोलकर उसको डांटते हैं। गोदना पापा से काफी डरता है क्योंकि कई बार पापा जिस झाड़ू से अपनी झाड़ू लगाते हैं, हवेली को साफ करते हैं, उसी झाड़ू से गोदना को कई बार मार चुके थे। तो गोदना पापा से ज्यादा बाजता नहीं है, अपने पिताजी से ज्यादा मतलब नहीं तंग करता, उनको ज्यादा पूछता नहीं है क्योंकि जानता है या तो मुझे मार पड़ जाएगी इस सब चक्कर में। तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं माँ से पूछता हूँ कि ये क्या हो रहा है, माँ जरूर बताएगी हमें, ठीक है। तो गोदना रसोई की तरफ जाता है, रसोई में उसकी माँ कुछ बना रही होती है। मम्मी ये जो है यहाँ पे क्यों इतना सजाया गया है, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इतना सजा दिया गया है, कोई आ रहा है क्या मम्मा, कोई आ रहा है क्या? नहीं, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल जाओ, अपना लंच लो और स्कूल जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। मम्मा प्लीज, मम्मी प्लीज बताओ मम्मी क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब क्यों इतना सजाया गया है? गोदना बोलता है, तुम जा रहे हो कि नहीं? मैं चला जाऊंगा मम्मा, चला जाऊंगा, तुम बताओ तो पहले मुझे, जा रहे हो कि नहीं, मैं पापा बुलाऊं? अब बेचारा गोदना पापा की धमकी सुनकर ही तुरंत डर जाता है क्योंकि पापा को वो जानता है कितने स्ट्रिक्ट हैं उसके पापा, ठीक है, कितने स्ट्रिक्ट हैं वो उनको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि कई बार उन्होंने मार दिया है। तो मम्मी की धमकी सुनकर बेचारा वो स्कूल की तरफ जाने के लिए निकलता है। फिर से एक बार लौटकर मम्मा से पूछता है, मम्मी प्लीज बता दो। तो मम्मा उसे बताती हैं कि एक आईएएस ऑफिसर गांव में आने वाले हैं, उन्हीं की वजह से ये गांव और ये जो हवेली है इसको बहुत अच्छे से सजाया गया है, उन्हीं के वेलकम के लिए ये सब किया गया है और ठाकुर साहब उनको इनवाइट किए हैं यहाँ पर, यानी कि बुलाए हैं। गोदना ये सारी बातें माँ की सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर क्या होता है माँ? माँ से पूछता है गोदना। अब ये सब मुझे नहीं पता है, तुम्हें जो मैंने बता दिया, मैंने जो सुना वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम चुपचाप स्कूल चले जाओ, ठीक है। माँ प्लीज बता दो, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं भी देखना चाहता हूं कि आईएएस ऑफिसर दिखते कैसे हैं। गोदना चुपचाप स्कूल जाओ। नहीं माँ प्लीज, पापा को बुलाऊं क्या? अब गोदना फिर से फंस गया और ठीक है गोदना आराम से अब निकल रहा है। तो गोदना ये सोचता है कि आज कैसे कैसे भी करके आज वो आईएएस ऑफिसर से मिले और देखे कैसे दिखते हैं आईएएस ऑफिसर। अब देखते हैं ये पार्ट 2 में देखते हैं हम लोग कैसे कि गोदना आईएएस ऑफिसर से मिल पाता है या नहीं, देख पाता है कि कैसे लगते हैं आईएएस ऑफिसर या नहीं, ये हम देखते हैं सेकंड पार्ट में।